नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है सदा हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस इत्यादि विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से भी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम को साथियों ज़रूर फॉलो और ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी कुछ लोगों को टेलीग्राम नहीं मिल रहा है यार, बताओ। कल भी एक स्टूडेंट कह रहा था मैं बार बार टेलीग्राम का लिंक चलती वीडियो में पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसका लिंक है, फिर भी नहीं समझ पा रहे कुछ लोग यार, हद हो गई बताओ। तो साथियों देखो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप स्क्रॉल करके ऊपर करोगे तो सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो के लिंक्स हैं और चैनल के लिंक्स हैं। तो वहाँ से हिस्ट्री का लिंक सबसे नीचे वाले पॉइंट में है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक करोगे वो आ जाएगा ऑप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो हिस्ट्री हिस्ट्री यूजीसी नेट JRF/ फिलर फोरम करके डालोगे वो आ जाएगा चैनल, उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हम जो डिटेल्स बच जाती है कुछ, वो हम टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप देख लिया करो। इसलिए मैं बार बार टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, और कोई पर्पज़ नहीं है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कराने का आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे स्टडी कंटेंट, सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेंट जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पर कवर नहीं कर पाते हम, वो वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो इजीली, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। मध्यकाल का लास्ट पॉइंट चल रहा है हमारा, तो मध्यकाल के अंदर हम आज साथ चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य के ऊपर, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी चलेगा, समकालीन चलेगा, मुगलों का एंड चल रहा है, हो गया मुगल वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अब मराठा चैप्टर चल रहा है, मराठा वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद फिर हमारा मॉडर्न इंडिया आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है वो, हाँ सबको फिर दोबारा बता देता हूँ साथियों। एनटीए की तरफ से कल ही ट्वीट किया था, उनके यूजीसी की तरफ से ट्वीट आया है कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में संभावित है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने का, ठीक है। तो अपने स्टडी को देख लीजिए, उसी तरह मेंटेन कर लीजिए, और फाइनल डेट जो कुछ दिनों में ही आ जाएगी। ट्वीट आया है उनकी तरफ से, ठीक है। तो कुछ दिनों में ही फाइनल डेट भी आ सकती है, तो अपनी स्टडी को देख लीजिए। 2 महीने से भी कम का समय है हमारे पास, तो कैसे क्या करना अपना प्लान कर लीजिए, सब कुछ जैसे जैसे करना है आप लोगों ने। हमारा बस 1 महीने के अंदर मैं कंप्लीट थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा दूंगा आपकी, ठीक है। फिर आपका चलेगा MCQ और PYQ सीरीज, जो कि हम वेब ऐप पे भी चलाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको PDF वगैरह मिल जाएगा करेंगे आपको, वहाँ से आप देख लीजिए। और डेली हमारे 5 MCQ तो मिलते ही हैं आप लोगों को सोल्व कराने के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में साथियों, मराठा का जो शाब्दिक अर्थ है ना, मराठा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है महान संघर्ष। मराठा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान संघर्ष, ठीक है। और बखार क्या होता है? बखार होता है, बखार मराठों के इतिहास लेखन में जो इतिवृत्त हैं, जिस शैली में मराठों का इतिहास लिखा गया है ना, उस शैली को, उस इतिहास को कहते हैं बखार, ठीक है। 3 चीज़ें आएंगी आपके सामने, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। मराठों के इतिहास को कहते हैं बखार, राजपूतों के इतिहास को कहते हैं खयात। और बताइए आप कि असम के इतिहास को क्या कहते हैं। 3 चीज़ें बताई ना मैंने, 2 मैंने बता दी, एक तीसरी आपने बतानी है कि असम या अहोम राज्य की इतिवृत्तों को क्या कहते हैं। मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है, ठीक है। ग्रांड डफ, GD मतलब ग्रांड डफ जो हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि ये मराठों का उद्भव आकस्मिक अग्निकांड की भांति है। जैसे अचानक कहीं आग लग जाती है ना, एकदम से अग्निकांड हो जाता है, इसी प्रकार से मराठों का उद्भव भी अचानक से हुआ एकदम से, ये कहते हैं। ये स्टेटमेंट दी है ग्रांड डफ ने। और जहांगीर इनके बारे में क्या कहते हैं मराठों के बारे में? जहांगीर कहता है मराठों के बारे में कि मराठे इस भारत की शक्ति का केंद्र है। मराठे जो हैं भारत की शक्ति का केंद्र है, और ये दुर्गज जाति है, मतलब बहुत संघर्षशील जनजाति है, तो इनके साथ मित्रता करने में भलाई है। ये स्टेटमेंट दी है जहांगीर ने। और जदुनाथ सरकार
जदुनाथ सरकार महोदय क्या कहते हैं कि मराठे जो थे अंतिम हिंदू महान साम्राज्य की स्थापना करता थे। शिवाजी के बारे में कहते हैं कि शिवाजी जो थे या मराठा के जो थे वो अंतिम हिंदू साम्राज्य का संगठन करता थे, ये कहते हैं जदुनाथ सरकार। महान साम्राज्य निर्माता थे मराठे जदुनाथ सरकार के अनुसार। और एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने क्या लिखा, देखिए साथियों, महादेव गोविंद जो रानाडे जो थे ये खुद महाराष्ट्र के थे, ये वो स्कॉलर विद्वान पुरुष थे। ये न्यायाधीश के तौर पे इन्होंने ब्रिटिश टाइम में न्यायाधीश के तौर पे इन्होंने काम किया था, आपको पता होना चाहिए। और ये एकमात्र ऐसे वो हैं इंसान है जिन्होंने अपनी लेखनी में लिखा किसके बारे में, शिवकर बापू तलपदे के बारे में लिखा इन्होंने। ये प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, जब जुहू चौपाटी, मुंबई के अंदर जुहू चौपाटी के तट के ऊपर समुद्र के किनारे शिवकर बापू तलपदे ने अपना पहला विमान उड़ाया था। राइट ब्रदर्स ने नहीं उड़ाया था, इतिहास में हमें गलत पढ़ाया जाता साथियों कि विमान की खोज, एरोप्लेन जो बनाया था ऑरविल राइट और विल्बर राइट नाम के दो भाई थे अमेरिका के, उन्होंने स्ट्रगल करा, ये किया वो किया और फिर उन्होंने बना दिया एरोप्लेन। 2 मिनट ले लेता हूँ आपको इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए साथियों। मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं मुझे जो पता है मैं चाहता हूँ साथियों कि मैं आपको सब कुछ दूँ, जो मुझे पता हो कम से कम वो तो मैं कम से कम आपको बताऊँ जितना मुझे पता है, ठीक है। तो जुहू चौपाटी को विल्बर और ऑरविल राइट ने 1903 या 4 में उन्होंने बनाया था साथियों। वो एरोप्लेन, वायुयान की कहानी हमने बचपन में सबने पढ़ी होगी। लेकिन उससे पहले 1895 के आसपास शिवकर बापू जी तलपदे ने हिंदुस्तान के अंदर पहला एरोप्लेन बनाया था, जो कि उड़ाया था जुहू चौपाटी बम्बई के समुद्र तट के किनारे, जो कि 1500 फुट ऊपर गया था और रिमोट कंट्रोल्ड था वो। आंखें खुली, ऐसे ऐसे इतिहास में दफन पड़े हैं राज जो आप लोगों ने उभारने हैं। इसके ऊपर एक फिल्म आई थी बहुत समय पहले, हवाई ज्यादा करके, देख लेना पता लग जाएगा, ठीक है। तो और बाद में उनसे वो टेक्नोलॉजी, वो आज भी वो विमान का जो है स्ट्रक्चर आज भी IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर रखा हुआ है, उसका अवशेष जो है रखा हुआ है। लेकिन उसको वैलिडेशन नहीं दी फॉरेनर्स ने, उससे उनके हम उस समय गुलाम थे, ब्रिटिश का राज था, उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया कि ये नहीं है यार, नकली है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो मशीनरी है उड़ पाए। लेकिन उड़ाया था शिवकर बापू जी तलपदे ने, और बाद में उनका मर्डर कर दिया। और वो डिज़ाइन जो एक कंपनी थी इंग्लैंड की, वो उनसे एग्रीमेंट किया उनके साथ में, और वो डिज़ाइन और ड्राइंग चुरा करके वो ले गए कि हाँ हम आपके इसको रिसर्च करेंगे और हम आपको इसका वो बेनिफिट भी देंगे। वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले थे, हैं, संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने दे दी ड्राइंग और वो आज तक नहीं आई वो कंपनी। और उन्होंने उसको वहाँ उसके ऊपर रिसर्च की और वहाँ चोरों को करते फिर चोरी हुई, वो चोरी हुई इंग्लैंड के वहाँ से, अमेरिका वाले चुरा के लेकर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके फिर वो एरोप्लेन का निर्माण किया और अपने नाम से पेटेंट ले लिया। किसी को पता ही नहीं असली कहानी क्या थी। ऐसे ही फेसबुक का ओरिजिन कौन था, फाउंडर इंडियन था, देख लीजिए यूट्यूब तो ओपन है सब कुछ, गूगल पर जाइए सर्च कीजिए पता लग जाएगा आपको। खैर हम चलते हैं अपने इस पे। तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने कहा कि मराठा जो महान संगठन करता थे, मराठा जो थे वो महान संगठन करता थे, और अगर औरंगजेब दक्षिण पर हमला ना करता, अगर औरंगजेब दक्षिण भारत पर हमला नहीं करता तो मराठों का उद्भव कभी नहीं होता। ये स्टेटमेंट दी थी एमजी रानाडे महोदय ने। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, क्या ये बात भी ठीक है अगर देखा जाए तो, अगर औरंगजेब दक्षिण भारत में जा करके इतना उत्पात ना मचाता, ज़्यादा कड़ाई से प्रशासन को लागू करने का प्रयास ना करता, तो उसकी एक्शन का रिएक्शन उतना कड़ा नहीं होता। जब साथियों सीधी सी बात है, अब आप किसी चीज़ को दबाओगे, टॉर्चर करे जाओगे, बार बार करोगे, तो उधर से रिएक्ट होगा, फिर झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं समाज के अंदर। यही रीजन है साथियों। संघर्ष का टालने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए एक ही उपाय है, शांति के साथ झेलना उसको शांति के साथ उसका प्रतिकार, शांति के साथ प्रतिकार करना है, लेकिन शांति के साथ प्रतिकार करना है। अहिंसकवाद कह सकते हैं आप। हिंसा के साथ अगर प्रतिकार करोगे तो साथियों फिर बढ़ेगा मामला, झगड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे समाज के अंदर। आप गवाह हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए ना, इसी वजह से हुए हैं। मैं कौन और तू कौन, मैं बड़ा या तू बड़ा। इसलिए गांधी ने आज़ादी दिलवाई,
उन अहिंसक रास्ते से तरीके से लेके गए। इससे पहले हिंसा बहुत की थी लोगों ने, मॉडर्न इंडिया के बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। तो औरंगजेब ने नहीं करता तो नहीं होता ही, ये कहते हैं एम जी रानाडे। ठीक है, वतन, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी आपके सामने कि वतन, वतन तो हालांकि देश को बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर मराठा साम्राज्य में वतन को बोला गया एक ऐसा साधन जो एक जीविका प्रदान करने का साधन हो, जीविका प्रदान करने के साधन को वतन बोला गया है। ठीक है, और जो राज्य से अनुदान के रूप में जो भूमि मिलती है, राज्य से उगाने के लिए जो भूमि दी जाती थी, ठीक है, उसे बोला गया वतनदार। जिसको दी जाती वो वतनदार कहलाया। जिसको अलॉट की गई साम्राज्य, राज्य की तरफ से जमीन अलॉट की गई, जैसे कि इक्ता अलॉट की जाती थी ना मध्यकाल में, ऐसे ही जो अलॉट की जाती थी, जिसको अलॉट की जाती थी उसे कहलाता था वतनदार। वो जमीन वतन और उसका मालिक वतनदार। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। अब लेते हैं शिवाजी को। तो शिवाजी महाराज का साथ जन्म हुआ था 1627 में, और तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। तो 53 ईयर्स का लगभग इनका जीवन काल है। ये पॉलिटिकल काल और जीवन काल में फ़र्क आपको पता होना चाहिए साथियों। यहाँ पर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जीवन काल की, ज़्यादातर मामलों में मैंने पढ़ाया है आपको पॉलिटिकल काल। ठीक है, लेकिन ये है जीवन काल इनका, लाइफ टाइम। क्लियर? तो थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइए, आंखें और दिमाग खोल के रखना चाहिए, आंखों के साथ दिमाग भी खुला होना चाहिए आप लोगों का। 1670 से 27 से 1680 के बीच में इनका जीवन काल रहा है साथियों। और इनका राज्य भी, इनके पिता का नाम, ये तो कॉमन सी बात सबको पता होगा, पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये दो भाई थे, ये थे, इनके बड़ा भाई थे संभाजी, दो पुत्र थे। क्योंकि इनके इनके पिता जो थे शाहजी भोंसले, उनकी दो बीवियाँ थी, दूसरी थी पुतली बाई थी शायद। ठीक है, तो वो उनका ये जब छोटे थे तो इनकी माता जो शिवाजी छोटे थे, बड़े भाई इनके संभाजी थे, संभाजी को लेकर इनके पिताजी दूसरी बीवी के साथ चले गए थे। क्योंकि इनकी जीजाबाई जो थी वो कुछ समय मुगलों के कारागार में रही थी, जेल में रही थी कह सकते हैं आप एक प्रकार से। तो उन्होंने परित्याग कर दिया था जीजाबाई का, और ये शिवाजी और जीजाबाई दोनों माँ बेटे अपने अलग रहते थे बाद में। ठीक है, और वो उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनसे उनका जो पुत्र हुआ तो उनका नाम था व्यंकोजी करके। वो इनके शिवाजी के सौतेले भाई थे व्यंकोजी। ये शिवाजी दो भाई थे, छोटे शिवाजी और बड़े संभाजी। माता का नाम था इनका जीजाबाई। टेलीग्राम पर डिटेल पोस्ट कर दूंगा, देख लेना वहाँ से आप। ठीक है, तो हाँ, और ये राज्याभिषेक इनका जीवन के बहुत बाद में हुआ था साथियों, 1964 के अंदर जब इनके पिताजी शाहजी भोंसले खानदान से थे, शाहजी उनका नाम था, भोंसले खानदान के थे, तो शाहजी भोंसला का देहांत हो जाता है। उसके बाद में फिर ये राजा की उपाधि धारण करते हैं, राज्याभिषेक नहीं करते हैं। 1664 में देहांत होता है इनके पिताजी का, शाहजी भोंसले का। उसके बाद में फिर ये राजा की उपाधि धारण करते हैं। एक अब बाद में चल करके औरंगजेब भी इनको राजा की उपाधि देता है। नेट का आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। बताऊंगा कैसे दी थी, आगे चलेगा तब मामला। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में भी 2 बार हुआ था, वो आगे बताऊंगा। यहाँ थोड़ा मेन हेडिंग ले लेते हैं, फिर आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इसका। और इन्होंने राज्याभिषेक में किया तो उपाधि धारण की हैंदव धर्मोद्धारक की, हिंदुओं का धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। ये इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, ये मेन थी हिंदव धर्मोद्धारक। ठीक है, ये अंतिम सनातन को मानने वालों में से अंतिम वो हुए थे बड़े लीडर मराठों में से। शिवाजी जिन्होंने कितने बड़े भूभाग पर कब्जा किया था और काफ़ी मुगलों को बहुत कड़ी शिकस्त दी थी साथियों उन्होंने। इनके बाद उत्तराधिकारी भी उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बताऊंगा कहाँ कहाँ तक चला। लास्ट में आकर 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का शक्ति खत्म हो गई थी। बॉर्डर इंडिया आएगा, पढ़ाएंगे आपको। इनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो तो दादा कोंडदेव। तो इनके पिताजी शिवाजी भोंसले ने दादा कोंडदेव जो कि ब्राह्मण थे, इनके देखभाल में शिवाजी को छोड़ दिया था, इनके देखभाल में। तो दादा कोंडदेव जो थे इनके प्रशासनिक अधिकारी थे और इनकी संपत्ति के जमीन जायदाद को देख रेख करने वाले थे दादा कोंडदेव। ठीक है, और ये इनका जो गुरु था शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इन्हीं का, चूंकि ये आध्यात्मिक गुरु थे, सन्यासी टाइप के थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, गेरुआ वस्त्र बोल सकते हैं। उसी गेरुए वस्त्र को इन्होंने अपना झंडा बनाया था शिवाजी ने। और नारा दिया था क्या, बाद में फिर नारा परिचित हुआ कि जय शिवाजी और जय भवानी।
जय शिवाजी, शिवाजी की जय, और जय भवानी, भवानी के दो रूप मिलते हैं साथियों। एक तो इनकी अधिष्ठात्री देवी थी भवानी, दुर्गा माता, आदिशक्ति, प्रकृति शक्ति, शक्ति जिसको बोलते हैं ना भवानी, एक तो वो उसको भवानी बोला गया। दूसरा इनकी जो तलवार थी ना साथियों, उसको भी भवानी बोलते थे। इनकी जो तलवार थी उसे भवानी बोलते थे। इसीलिए कारण है कि जब भी मराठा युद्ध में जाते थे तो तलवार लहराते थे, वो बोलते थे जय भवानी, यानी तलवार की विजय हो और शक्ति की जीत हो। डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। रामदास थे, इनके समर्थ गुरु रामदास थे। ये वही रामदास हैं जिनको लिखा था कि रघुपति, जिन्होंने गाना जिन्होंने भजन गाया था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और गांधी जी ने बाद में इसमें जोड़ दिया क्या, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह जो जोड़ा गया वो गांधी जी ने जोड़ा था, ओरिजिन भजन में नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया। वो बाद में बहुत से, मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया और बहुत से लोगों ने गाया उस गाने को, पता लग जाएगा आप लोगों को। ये एक इसके इनके जो पूर्वज थे साथियों, शिवाजी के जो पूर्वज थे, जो कि बाबा जी थे, वो पूर्वज जो बाबा जी थे वो थे पुणे के पटेल। पुणे जो परगना का, पुणे का जो परगना था, आधुनिक पुणे डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, पुणे इंडस्ट्रियल हब है, उसे उस समय उसे पुणे बोलते थे। पुणे, पुणे की जागीर इसको इनको मिली हुई थी और वहाँ के मुखिया थे, पटेल कहा गया। उस मुखिया को क्या कहा गया है, पटेल। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हालांकि वो तो गुजरात से थे, लेकिन वो एक उपाधि थी एक प्रकार से। पटेल मतलब मुखिया, मेन, जैसे कि चौधरी होते हैं हमारे यहाँ पे, इस प्रकार से ये था। और 1622 में मलिक अंबर ने इनको साथ पुणे और शोलापुर की जागीर दे दी थी शाहजी महाराज को, शाहजी भोंसले को, जो कि पिताजी थे शिवाजी के। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। इनको मलिक अंबर, जो कि दक्षिण का टोडरमल कहा गया इसे। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर बॉय एंड गर्ल्स इमीडिएटली जस्ट नाउ, हु वाज द साउथ इंडियन टोडरमल। तो साउथ इंडिया का टोडरमल किसे कहा गया है, मलिक अंबर को। ठीक है, 1622 में इसको पुणे और सोलापुर की जागीर दी थी शाहजी भोंसले को। और शाहजी भोंसले की मृत्यु हो जाती है 1664 में, 1664 में। ठीक है, और इनके जो राज्य था, शिवाजी का जो राज्य है उसे कहा गया मवाल राज्य। इंपॉर्टेंट है, क्या है, मार्कर चेंज करता हूं। इसे क्या कहा गया साथियों, इसे कहा गया मवाल राज्य। ठीक है, तो इसे क्या कहेगा, मवाल राज्य। मवाली, हालांकि हमारे उत्तर भारत में इसे एक अभद्र भाषा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में या मध्य भारत के नीचे महाराष्ट्र की तरफ में मवाली एक टर्म है, एक नॉर्मल वे में लिया जाता है इसको। ठीक है, तो मवाल राज्य कहा गया शिवाजी के राज्य को। और अब इनके देखते हैं अभियान कौन कौन से, प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से इन्होंने अभियान किए थे। तो सबसे पहला जो अभियान किया गया ना इनका सबसे पहला अभियान था, जो पहला जो किला जीता था इन्होंने, वो था तोरण का किला। तोरण का किला, ज़्यादातर इतिहासकार इस पर सहमत है कि पहला जो अभियान था वो तोरण के खिलाफ था। तोरण का किला जो जीता था उन्होंने वो था, और 1643 से 1646 के बीच में ये जीता था इन्होंने। उसके बाद फिर बीजापुर, ये बीजापुर से जीत लिया था इन्होंने। ये टाइम पीरियड था तोरण के किलों को जीतने में। और यहाँ बीजापुर, जो कि उस समय का एक बड़ा राज्य था दक्षिण भारत का, सबको पता होगा। बहमनी राज्य को में 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में बट गया था बहमनी साम्राज्य, विजयनगर के साथ में जब लड़ाई हुई थी तब। किस किस में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 राज्यों में बट गया था। पढ़ा चुका विजयनगर, थोड़ा सा जोड़ा कीजिए चीज़ों के, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो बीजापुर के साथ में ये जीत लिया था। उसके बाद जो मेन विजय हुई थी साथियों, मेन विजय, प्रमुख अभियान जो माना गया वो माना गया जावली का विजय। जावली विजय, जावली का किला के ऊपर जो हमला किया था इन्होंने, वो किया था 1556 में। चंद्रराव मौर्य से इन्होंने ये जीत लिया था। वहाँ का प्रशासक जो था चंद्रराव मौर्य, जावली के किला, तो जावली किला इन्होंने 1556 में और 1656 में जीत लिया था। चंद्रराव मौर्य जहाँ का अधिकारी थे इससे। ठीक है, और 1643 से लेकर 1656 के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में लगभग 13 साल के बीच में इन्होंने सिंहगढ़ का किला, चाकन का किला, तोरण का किला, सुपा का किला, पुरंदर का किला, तिकोना किला और लोहगढ़ या लोहगढ़, और इससे और भी हैं कुछ और, ही मेन मैंने लिख दिए यहाँ पर। ये सारे किले इन्होंने, ये सारे क्षेत्र इन्होंने फतेह कर लिए थे, जीत लिए थे लगभग 13 साल के टाइम पीरियड के अंदर ये टाइम पीरियड है। क्लियर, समझ में आ गई बात। और थोड़ा सा आगे देखते हैं अभी।
अच्छा, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अच्छा, अब बीजापुर, बीजापुर के साथ संघर्ष। हाँ, बीजापुर के साथ साथ ही इनका काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। बीजापुर राजा के साथ में इनका काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। पर देखते हैं कैसे कैसे चला था। पहला युद्ध हुआ था शिवरल का युद्ध, है शिवरल का युद्ध हुआ था, और इसमें ये मराठे जीत गए थे। बीजापुर की सेना को हरा दिया था इन्होंने और मराठे जीत गए थे। 1659 में औरंगजेब ने अब्दुल बत्तारी को भेजा शिवराज इसको क्या बोलते हैं शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब्दुल बत्तारी, कोई बताएगा असली नाम? और अब्दुल बत्तारी जो कि मूल नाम था इसका, जो ये जो था मूल नाम का व्यक्ति अब्दुल बत्तारी, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में? बताइए जरा, कौन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो अब्दुल बत्तारी को इसने भेजा। तो अब्दुल बत्तारी ने क्या कहा, औरंगजेब को वचन दिया कि मैं घोड़े से बिना उतरे ही शिवाजी को पकड़ लाऊंगा, लेकिन ला नहीं पाया। फिर इनको बीच में झगड़ा हुआ। अब्दुल बत्तारी ने इसको मिलने के लिए बुलाया। अब्दुल बत्तारी उसका असली नाम था, बाद का जो फेमस नाम था वो था क्या बोलते हैं अफजल खां। हाँ, अफजल खां। अफजल खां का मूल नाम अब्दुल बत्तारी या बट्टारी करके था। तो अब्दुल बट्टारी ने, अब अफजल खां ने 1659 में शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया कि भाई मिलो, फिर बैठ करके बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो शिवाजी ने उसने अपना दूत भेज दिया मिलने के लिए। तो शिवाजी ने पुष्टि कर दिया, ठीक है यार, लड़ने से है कि मामले को बैठ करके सुलझा लिया जाए, ना तो उनका नुकसान हो ना इधर का नुकसान, दोनों लोग मारे जाते हैं खाम खा के, तो क्यों ना बैठ करके मामले को सुलझा लिया जाए। तो जब वो उसने कहा, किसने, कि शिवाजी के अंगरक्षकों ने, कि महाराज भरोसा नहीं है इस अफजल खां का, भरोसा नहीं है अफजल खां का, क्योंकि अफजल खां इससे पहले साथियों इनके जो बड़ा भाई था उसकी हत्या करवा दी थी अफजल खां ने बाद में धोखे से। अफजल खां ने संभाजी, जो कि संभाजी बेटा अलग है इनका, ठीक है, बेटा अलग है, वो बाद में आएगा, अभी हम चल रहे हैं ओनली शिवाजी के टाइम पीरियड में। तो शिवाजी का जो बड़ा भाई था, जो कि जिसका नाम था संभाजी, उनका नाम भी संभाजी था, उसको मरवा दिया था बाद में अफजल खां ने। तो इनके अंगरक्षकों ने कहा कि महाराज ये उचित नहीं है, भरोसा नहीं है इसका, आप अपने हिसाब से जाना। तो इन्होंने क्या किया, अंदर कवच पहन लिया, लोहे का कवच पहन लिया, और ऊपर से कपड़े पहन लिए, और हाथों में ले लिया बागनखा, छुपा लिया। बगनखा बोलते हैं उसको, एक औजार हथियार होता है अंगूठे में पहनने वाला, जो कि जिसको यूं पहनोगे आप, और ऊपर कुशाई होती है यूं, और जो यूं मोड़ोगे तो कुशाई निकल आती है, वैसे करोगे तो फ्लैट रहता है, वो देखा मैंने भी। तो बगनखा बोलते हैं उसको। तो वो उन्होंने अंगूठे के रूप में पहन करके छुपा लिया और वो लेके चले गए। सेफ्टी जरूरी, भरोसा नहीं बंदे का कैसा क्या कर दे क्या नहीं। तो जो दोनों मिले, अफजल खां पठान था, 7 फुट हाइट थी, बहुत बलशाली था। तो उसने प्लान किया कि मैं तो शिवाजी आएगा और मैं गले मिलने बाने उसको दबोच के मार दूंगा। तो जब जैसे ही पंडाल के अंदर दोनों शिविर मिले तो दुआ सलाम हुई दोनों के बीच में, तो गले मिले, अफजल खां उसके गले मिला। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने उसकी गर्दन मरोड़नी चाहिए, दबा करके गर्दन मरोड़नी चाहिए। शिवाजी समझ गए, शिवाजी ने के पास था बगनखा, और वो वहीं पे बगनखा उसका पेट फाड़ दिया। किसका? अफजल खां का। अफजल खां की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वो अपने अंगरक्षकों के साथ में सकुशल वापिस आ गए। तो यहाँ पर अफजल खां का काम तमाम कर दिया था। ये कहानी थी अब्दुल बट्टारी की, अफजल खां की, ठीक है। और उसके बाद में फिर इन्होंने और मुठभेड़ हुई इनकी, ठीक है। और रायगढ़ को फिर इन्होंने जीत लिया था, और जीत लिए थे रायरी को जीत लिया, तो रायरी का नामकरण कर दिया रायगढ़, और रायगढ़ का किला तो वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी 1662 के अंदर। रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था, रायरी नाम था, रायरी का नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया और उसको राजधानी बना लिया, और किला बना करके उसका सुदृढ़ीकरण कर दिया, हथियार जमा कर लिए अपने। 1673 में फिर युद्ध हुआ उमरानी या उमरानी का, और इसमें फिर ये बीजापुर को हरा दिया इन्होंने, बीजापुर को हरा दिया था 1673 के अंदर, बीजापुर को हरा दिया था, मराठे जीत गए थे। अब बात आती है मुगलों के साथ संघर्ष में, कि मुगलों के साथ में कौन कौन झड़पे, उनको क्या क्या चला इनका मुगलों के साथ में, तो वो देख लेते हैं। तो साथ मुगलों के साथ में जो पहला इनकी मुठभेड़ हुई थी, पहला जो झड़प हुई थी, वो हुई थी 1657 शाहजहाँ के काल में, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, ठीक। उसके बाद 1660 को में शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए, शाइस्ता खां को भेजा औरंगजेब ने पकड़ने के लिए। तो शाइस्ता खां को ने दुर्ग घेर लिया था इनका, ठीक है। और फिर रात के अंदर हमला कर दिया था शिवाजी ने, हमला करके शाम के समय हमला कर दिया शिवाजी ने, और इनको छिन्न भिन्न कर दिया था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां की 2 उंगलियां कट गई थी उसमें,
और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागा था और उसको इन्होंने किला जीत लिया था। और वो किला था लाल महल। 1663 में किला जीत लिया था, लाल महल का किला जीत लिया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद फिर मुठभेड़ हुई 1672 के अंदर, सल्लेर मल्हेर के नाम से, ये भी जीत लिए थे इन्होंने मराठों ने, ठीक है। ये मामला चलता रहा। तो यहाँ तक का ही हमारा पॉइंट जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अब हमारा हम इस तरफ का देखेंगे। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये हो गया हमारा। इस तरफ देखते हैं अब हम। तो सूरत की लूट हुई साथ, उसके बाद 1 बाय 1 करके चल रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप। तो सूरत की 2 बार लूटा गया साथ, सूरत को 2 बार लूटा मराठों ने। कब कब लूटा? एक तो 1664 में, और उसके बाद 1670 के अंदर सूरत की लूटी। और इन्होंने यहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपदा मिली साथियों। सूरत अगर सबको पता है साथियों, गुजरात के अंदर सूरत है, तो सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। आज भी अगर आप देखो, सूरत सूती कपड़ों का और कपड़ों का बहुत बड़ा गढ़ है। वो है, क्या बोलते हैं वहाँ पर, मिलें हैं, कपड़े बनाने की मिलें बहुत ज़्यादा गुजरात के अंदर। कपड़ों का बहुत तगड़ा काम होता है। अहमदाबाद गुजरात साइड में ना, आज भी बहुत तगड़ा काम होता है वहाँ पे। तो ये था, इसलिए उन्होंने सूरत को लूटा। सूरत से काफ़ी माल मसाला मिला इनको। और 1665 में जयपुर जयसिंह के साथ पुरंदर का और माची का दुर्ग जीता इन्होंने। हाँ, जयसिंह ने 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण में भेजा मुगल इसको मराठों को पकड़ने के लिए। तो इन्होंने पुरंदर और माची का दुर्ग पे घेरा डाल लिया पुरंदर पे और माची का दुर्ग के ऊपर। तो वहाँ पर जो मेन थे मराठों की तरफ से, उनका नाम था मुबारजी। तो यहाँ पर 1200 राजपूत योद्धा जो कि लड़ रहे थे मुगलों की तरफ से, उनको हराया, उनको मार दिया था। हाँ, उनकी हत्या कर दी थी। उनको मार करके मुरारबाजी करके थे ये जो सेनापति थे शिवाजी के, ये प्लस 300 साथियों, 300 इनके और साथी शहीद हो गए थे इसमें, पुरंदर और माची के दुर्ग को जीतने में जो लड़ाई हुई थी यहाँ पर। तो उसमें ये 1200 लोगों को, राजपूतों को उन्होंने कत्ल कर दिया था, और मुरारबाजी और 300 मराठे शहीद हो गए थे उसके अंदर। तो इसमें फिर इन्होंने संधि करनी पड़ी थी। शिवाजी ने अपना दूत भेजा कि हाँ ठीक है, हम बात करें, मैटर को बात करने से सुलझा लेते हैं। और फिर इनकी तरफ से 24 जून 1665 को जो है पुरंदर की संधि हुई थी। इस पुरंदर की संधि में कुछ शर्तें रखी गई साथियों, कुछ एग्रीमेंट हुए इनके। देखो साथियों, क्या होता है, जैसे आज भी कोई एग्रीमेंट होता है तो रिटर्न में होता है, वर्बली नहीं होता कोई चीज़। इसी प्रकार से उस समय भी साथियों हर चीज़ रिटर्न में होती थी, लिखित में होती थी। क्यों? क्योंकि कोई पलट ना जाए अपनी ज़बान से। रिटर्न में होती थी, दोनों तरफ की शाही मोहर लगती थी उसके ऊपर, और एक पर्चा उसको और एक पर्चा उसको, दोनों को दिया जाता था। MOU कहते हैं ना मैम, इसको MOU भी कह सकते हैं। साइन MOU वगैरह दो डीलिंग जब होती दो लोगों के बीच में या दो कंपनियों के बीच में किसी प्रकार से, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं MOU को। MOU साइन हुआ है, जैसे दो कंपनी के बीच में डील होती है उसको बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। तो इसमें से क्या हुआ था कि संधि में क्या डिसाइड किया गया साथियों कि 35 में से 23 किले, 23 किले जो है मुगलों को देने पड़े इनको। किनको? मुगलों को दिए शिवाजी ने, क्योंकि शिवाजी उसमें हार गए थे, तो इस बार पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी इनको। तो 35 में 23 किले, जिनका कि सालाना 4 लाख हूण जिनका कि रेवेन्यू आता था वहाँ से, तो ये उन्होंने दे दिए, ये इतने किले दे दिए मुगलों को। और बालाघाट की जागीर अपने पास रखी शिवाजी ने, अपने पास रखी, और बदले में जुर्माना दिया कितना? 40 लाख हूण। 40 लाख हूण उस समय की करेंसी हुआ करती साथियों।
ठीक है। तो 40 लाख हुण करेंसी देने का वादा किया और 13 किस्तों में, 40 लाख इकट्ठा देकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 13 किस्तों में 13 किस्त बनाई गई, उसकी इंस्टॉलमेंट बनाई गई कि 13 इंस्टॉलमेंट में आप ये अमाउंट दे सकते हो। जुर्माना लगाया उसके ऊपर, शिवाजी के ऊपर। और मुगल दरबार के अंदर अपना पुत्र भेजेगा ये, इसे कहा गया कि आप मुगल दरबार में आपको रहना पड़ेगा, शिवाजी को कहा गया। लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी जगह मेरा बेटा जा सकता है, बेटा जा सकता है। मुगलों ने ये इसलिए लिया था क्यों, क्योंकि भरोसा नहीं था शिवाजी का कहीं ये दोबारा विद्रोह ना कर दे, तो इसलिए अपने दरबार के अंदर कि या तो आपको रहना पड़ेगा दरबार के अंदर, या फिर आप अपना कोई प्रतिनिधि या बेटा भेजो। तो शिवाजी ने अपने बेटे को भेजने के लिए एग्री हो गया था कि हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे को राज दरबार में संरक्षण में आपके भेज दूंगा। और हाँ, उसको किया गया कि कम से कम उसको 5,000 का मनसब मिलना चाहिए। तो मुगल मान गए थे कि 5,000 का मनसब आप आपके बेटे को देंगे, आप वहाँ पर आ सकते हो। तो ये इस तरह से एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। और हाँ, एक बात और क्या कि मुगलों का सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे के, जैसे कि मान लीजिए अगर मुगल किसी लड़ाई में भाग लेते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, तो मराठों का उसको सहयोग करना पड़ेगा। खास तौर से मुगलों की लड़ाई थी बीजापुर के साथ में, अली आदिल शाह उस समय का वो शासक था, आदिल शाह का। तो उसने कहा कि आपको हम मुगलों का साथ देना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, शिवाजी ने मुगलों का साथ देने के लिए बीजापुर के खिलाफ किसको भेजा था, पालेकर का एक सेनापति था इनका। तो ये जब पालेकर को भेज दिया मुगलों के सहयोग करने के लिए उसके खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ, तो ये पालेकर ने गद्दारी करी यहाँ पर, और ये शामिल हो गया मुगलों में ही, मुगलों के साथ शामिल हो गया अपने उसके साथ में, मुगलों में मुगल सेना में शामिल हो गया। और ये फिर औरंगजेब के दरबार में गया। औरंगजेब ने इसको मनसब दिया, इसको जागीर दी, और इसको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, इसका नाम बदल दिया। फिर कुछ समय के बाद इसको एहसास हुआ, तो ये वापस दक्षिण भारत जब आया तो शिवाजी से मिला, तो शिवाजी ने इसको समझाया, तो ये फिर दोबारा वापस में ही इसको शुद्धिकरण कर दिया शिवाजी ने, ये वापस हिंदू बना दिया, सनातनी बना दिया इसको, इसका शुद्धिकरण कर दिया और उसको अपनी सेवा में ले लिया, इसकी सजा को, इसकी कृत्य को माफ़ कर दिया था शिवाजी महाराज ने। ये थी कहानी यहाँ तक की, ठीक है। अब देखते हैं आगरा के अंदर। अब इसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 1 साल के बाद में कि इनको मना दिया था। औरंगजेब चाहता था कि क्या बोलते हैं, शिवाजी मेरे सामने घुटने टेके। तो बिचो जो राजा राजा जय सिंह थे वो समझदार थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा नहीं होता है, एक वो भी अपने क्षेत्र का बड़ा आदमी, आप भी अपने क्षेत्र के बड़े आदमी हो, तो कोई बात हम मना करके उनको ले आएंगे, आपके दरबार में हाजिर कर देंगे, आप उनका सम्मान करना। औरंगजेब ने कहा चलो यार ठीक है, मान लेते, कोई बात नहीं। तो इनको शिवाजी को राजा जय सिंह ने मना लिया था कि आप अपने पुत्र के साथ एक बार दरबार में हाजिरी लगा दीजिए। तो ये इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, झगड़े से अच्छा है अगर वो मान जाता है, यही उसकी जिद है तो मैं चल पड़ता हूँ, कोई बात नहीं, मैं हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये अपने पुत्र के साथ, संभाजी के साथ में 26/5/1666 में शिवाजी और संभाजी जो है गए थे आगरा के किले में, जो कि उस समय शासक था औरंगजेब। तो उन्होंने कहा कि झुके वो, तो प्लानिंग देखो क्या की कि झुक भी जाए और वो पता भी ना लगे। तो उन्होंने क्या किया, मुगलों ने प्लानिंग किया कि दरवाज़ा जो था ना वो छोटा कर दिया, दरबार के अंदर जाने का छोटा कर दिया, दरबार का बिल्कुल जाने का। तो सामने सिंहासन में बैठ गया था औरंगजेब, तो झुक के निकला। तो उसने कहा महाराज मेरे सामने झुकेगा कौन, कैसे वो झुकाना चाहता था ना औरंगजेब, शिवाजी को अपने सामने झुकाना चाहता था, शिवाजी झुकना नहीं चाहते थे। कौन झुकेगा, तू अपने साम्राज्य का राजा है, मैं अपने साम्राज्य का राजा हूँ। तो हम बीच का रास्ता प्लानिंग करके निकाला गया कि दरवाजे को छोटा कर दिया है, तो दरवाजा छोटा है तो इस बात झुक के जाना पड़ेगा। और कह दिया देखो महाराज शिवाजी आपके सामने झुक गए हैं। तो उसने, वो समझदार दोनों थे, चलो कोई नहीं, ये पॉलिटिकल इशू था, किसी तरह मामला सेट हो गया। अंदर गए तो बैठे, तो वहाँ पर औरंगजेब ने उनका अपमान किया साथियों, जैसा कि वादा तो किया था कि हाँ ठीक है हम सम्मान कर लेगा, वहाँ पर जाकर अपमान किया उनका, और उनको बैठने का उचित स्थान नहीं दिया। और मनसब भी उनको अपने बेटे के जितना ही मनसब दिया गया कि 5,000 बेटे का मनसब और 5,000 ही शिवाजी का मनसब। तो उससे शिवाजी खिन्न हो गए, नहीं उनको लगा कि नहीं मेरा अपमान हो रहा है, मैं चल रहा हूँ वहाँ से। निकलने लगे तो औरंगजेब ने कहा कैद कर लो इनको। अब बेचारे शिवाजी अकेले थे, बाप बेटे क्या करते, ठीक है भाई पकड़ लो, तुम्हारे राज्य में आए हुए हैं तो अपने गले में कहते हैं कि सब शेर होते हैं, अपने गले में सब शेर होते हैं। तो वो पकड़ लिया गया उनको राजभवन में, कौन से भवन में, जयपुर भवन में उनको कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया उनको
बाप बेटे दोनों को, शिवाजी को और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया जयपुर भवन में, ठीक है। और राम सिंह जो यहाँ का वो था, क्या बोलते हैं, एक दिन का सेनापति था राम सिंह करके, उसने अपनी जमानत दी थी कि अगर ये भाग गया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके देख रेख मैं करूँगा। औरंगजेब ने कहा अगर एक भाग गया तो मैं आपकी जिम्मेदारी है, तो राम सिंह कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनकी देखभाल करूँगा। तो इनको जयपुर भवन में रखा गया था। जयपुर भवन के अंदर फिर ये कि इन्होंने क्या किया कि प्लानिंग की, मिठाइयाँ बांटने के लिए टोकरे मंगवाए, मिठाइयों के फल फ्रूट वगैरह के टोकरे मंगवाए, और ऐसे ही कुछ त्यौहार प्रोग्राम था तो बांटने के लिए टोकरे मंगवाए, आते रहे टोकरे, और उसी टोकरे में ये दोनों पिता पुत्र छुप करके एक दिन निकल लिए, चकमा दे करके 18/8/1666 में चकमा देकर निकल लिए। और इन्होंने अपने पुत्र को बीच में ही एक दूसरे राजा के पास सौंप दिया और ये खुद चले गए 25 दिनों में रायगढ़। कहाँ पहुँचे? रायगढ़ राजधानी में। और इन्होंने अफवाह फैला दी क्या कि मेरा पुत्र रास्ते में ही संभाजी मर गया है, और उसका जाकर के वहाँ पर उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया और झूठ मूठ की खबर फैला दी चारों तरफ। ये प्लानिंग थी, चाल थी कि कहीं गुप्तचर उनके बेटे के पीछे ना पड़ जाएं। जब उन्हें पता लगा कि मर गया वो, तो फिर वो ठंडे पड़ गए। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज होते थे कुछ इन चीज़ों को चलाने के लिए। तो वहाँ से जब शिवाजी अपने रायगढ़ किले में पहुँच गए तो उन्होंने फिर दोबारा अपना संगठन कर लिया, दोबारा खड़ा करा मामला, सारा सिस्टम को मैनेज किया अपना, ठीक है। और इसके बाद 1667 के अंदर जय सिंह जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है। जय सिंह महाराज की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के थे, बहुत अच्छे लीडर थे ये मुगलों की तरफ से। और 1668 के अंदर फिर क्या हो, जसवंत सिंह के साथ संधि होती है साथियों। जसवंत सिंह संधि करा देता है मुगलों में और मराठों के बीच में, और इसी बात से प्रसन्न होकर के औरंगजेब इसको उपाधि देता है, किसको? शिवाजी को राजा की उपाधि कौन देता है? शिवाजी। औरंगजेब देता है शिवाजी को राजा की उपाधि देता है, ठीक है। और फिर 1670 के अंदर कोंडाना का जो दुर्ग जीत लेते हैं ये मराठे, और इस कोंडाना का दुर्ग जीतने में साथियों तानाजी मालसुरे शहीद हो जाते हैं। इनके जो मेन सेनापति थे तानाजी मालसुरे। किसको तकलीफ है? तो तानाजी मालसुरे शहीद हो जाते हैं यहाँ पे, और उसका ये नाम जो है कोंडाना दुर्ग को जीतकर सिंहगढ़ कर देते हैं। तानाजी मालसुरे के नाम पे ऊपर इसका सिंह बोलते थे, उनको शेर बोलते थे, सिंह बोलते थे, इसी कारण इनका नाम गढ़ का नाम सिंहगढ़ कर देते हैं। तो इसीलिए कहा था मराठी में कि गढ़ तो वाला पर सिंह चाला, शेर चला के गढ़ तो हमने जीत लिया, दुर्ग तो हमने जीत लिया, किला तो हमने जीत लिया, लेकिन हमारा शेर चला गया, सिंह चला गया हमारा। तो क्योंकि तानाजी मालसुरे बहुत बड़े लीडर थे, तो अच्छे सेनापति, लड़ाके बहुत बहादुर और वीर थे, और उनको वो शहीद हो जाते इसी लड़ाई में। ये हो गया। अच्छा हाँ, 1670 के बाद फिर वांडिंडोरी का युद्ध होता है, इसमें ये फिर मराठे जीत जाते हैं। ऐसे मुठभेड़ बहुत लंबी चलती है इनके बीच में। हम मेन को लेंगे। अरे बंद कर लो, ओए बंद कर ले यार। ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब ये करवाते हैं अपने राज्याभिषेक की बारी आ जाती है। तो साथियों क्या होता है कि राज्याभिषेक के अंदर वहाँ के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो है उस समय के, शिवाजी का राज्याभिषेक करने से इनकार कर देते हैं। ये ब्राह्मणों की बहुत गंदी हैबिट है साथियों। ये इन्होंने बहुत राष्ट्र का बहुत नुकसान किया है इन्होंने, इन ब्राह्मणों ने। जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, सब एक जैसे नहीं होते, आप भी जो समझदार है, ना ही सारे ही अच्छे होते ना ही सारे ही खराब होते। तो जो रूढ़िवादी ब्राह्मण है वो बेकार होते हैं, वो ब्राह्मणवाद के अंदर सिस्टम को ले जाते हैं। तो उससे क्या, तो सारा समाज पिछड़ जाता, हमारा अंधविश्वासी समाज बन गया हमारा। तर्क वितर्क की क्षमता लोगों में खत्म हो गई, लोग पूजा पाठ में लगे रहने लगे, ज़्यादातर समय हमारा उन्हीं में चला गया। जो समय काम में लगना चाहिए था, राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए था, वो समय हम लोगों ने कहाँ दिया? पूजा पाठ और जरूरत से ज़्यादा अंधभक्ति कहता हूँ मैं तो, इसमें तो इसको पाखंड और अंधविश्वास कहता हूँ साथियों। मैं भी हिंदू, भगवान को मैं भी मानता हूँ यार, लेकिन समझिए थोड़ी आप 24 घंटे उसी में ही लगे रहोगे, बड़ा काम भी तो करो। याद रखना साथियों, कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं है।
सबसे बड़ा योगी जो है वो कर्म योगी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखा के गए हैं, मानना चाहिए हमें। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया इनका राज्याभिषेक करने से। तो इन्होंने क्या किया, फिर बनारस के ब्राह्मण को अपॉइंट किया, जिसका इनका नाम था गागा भट्ट या गंगा भट्ट करके, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया, इनका तुलादान करवाया साथियों। 7 बार 7 धातुओं से, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पित्तल, इस तरह से 7 धातुओं से, 7 प्रकार के सिक्के कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, उनसे इनका तुलादान करवा, इनका वजन माप करके उस अमाउंट को, उस जो धातु थी उसको दान दिया गया। 7 प्रकार के नदियों का पानी से इनको स्नान कराया गया। ठीक है, और इनका हिरण्यगर्भ संस्कार किया गया, क्योंकि ये मानने वाले थे बहुत ज़्यादा परंपराओं को। तो इससे गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया। ऐसे ऐसे हुआ। तो अफसोस के साथ कहना पड़ा था, 12 दिन के बाद ही इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। उस समय 12 दिन के बाद देहांत हो गया। ठीक है, तो इन्होंने पहला राज्याभिषेक जून 1674 में हुआ, फिर इनका दूसरा राज्याभिषेक उन्होंने करवाया, सितंबर 1674 में इनका दूसरा राज्याभिषेक करवाया, जो कि विश्वेश्वर नाम के ब्राह्मण ने इनके सर पे ताज रखा था, और दोबारा इनका राज्याभिषेक किया गया। इन्होंने फिर उसमें हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि वहीं से ही धारण की थी साथियों। कहाँ चला गया? हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि उसी समय धारण की थी। और उन्होंने फिर साथियों सिक्के चलाए। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और हेनरी ऑक्सीडेन ये प्रतिनिधि था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये प्रत्यक्ष गवाह था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शामिल होने वाला एकमात्र अंग्रेज था राज्याभिषेक में, शिवाजी के राज्याभिषेक में। और उसने गिफ्ट दिया शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे। सब होते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब कोई गिफ्ट लेकर के आएगा तो सबके लिए। ठीक है, और इन्होंने सिक्के जारी किए। कौन कौन से? शिवराई जो था, तांबे का सिक्का शिवराई, और हूण, सोने का सिक्का हूण जारी किया। सब शासक करते थे। और फिर कर्नाटक के साथ झड़प हुई इनकी साथियों, कर्नाटक के साथ 1678 में। 1678 में क्या किया इन्होंने साथियों, मराठों ने, इन्होंने प्लान किया क्या कि मदन्ना और अखन्ना, ये जो ब्राह्मण थे, तमिल ब्राह्मण थे, तेलुगु ब्राह्मण थे सॉरी, दक्षिण भारत के, इन दोनों को साथ मिल करके, और ये क्या बोलते हैं, गोलकुंडा को विजय करने के लिए इन्होंने इन दोनों के साथ मिल करके प्लानिंग कर ली, वहाँ के शासक के साथ में, कि हम उसके ऊपर विजय करेंगे और तुम हमें हमारा सपोर्ट करना। तो इनके विजय का मार्ग प्रशस्त किया गया जिंजी और वेल्लोर को जीतने के लिए। वहाँ पर इनका शिवाजी महाराज का, मराठों का स्वागत किया गया। तो इन्होंने जिंजी और वेल्लोर जीत लिए थे, कर्नाटक के, पूर्वी कर्नाटक में जो पड़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ का कर्नाटक भी जीत लिया इन्होंने। अब और हम देख लेते हैं, बस ये मेन जीत जितना भी जो था कहानी थी सारी इसके लगभग हो चुकी है। प्रशासन की, मराठा की जीत सारी हो चुकी हैं। अब आता है प्रशासन। प्रशासन साथियों अष्टप्रधान में बटा हुआ था इनका प्रशासन जो था, किसे कहते थे? अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज पढ़ा चुका हूँ। अष्टदिग्गज बताइए जरा, किसके शासनकाल में अष्टदिग्गज थे? ये आपके लिए सवाल है अभी का। अभी बताइए, अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? अष्टप्रधान मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको। तो अष्टप्रधान जो थे, 8 जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे शिवाजी महाराज के नीचे। शिवाजी महाराज बड़े राजा हो गए, उनके नीचे उनकी जो मंत्री परिषद थी उसमें 8 अधिकारी थे, जिनको उस 8 मंत्री परिषद को कहा गया अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान कहा गया। और बताऊंगा 1 बाय 1 करके क्या था। तो अष्टप्रधान में सबसे पहला जो था प्रमुख, वो था पेशवा। ये ब्राह्मण था, पोस्ट थी पेशवा की, पोस्ट थी एक। ठीक है, और इसको कहा गया प्रधानमंत्री। पेशवा, उस वहाँ का पेशवा, साधारण भाषा में प्रधानमंत्री कह सकते हैं हम इसे। जैसे कि राष्ट्रपति होता है राजा, और कर्ता धर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री, हमारा पीएम। लेकिन हमारा तो पीएम ही मेन होता है, लेकिन यहाँ पे राजा मेन था, सबसे ऊपर राजा था ना। इसकी सलाहकार मंत्री परिषद में अष्टप्रधान थे, तो प्रधानमंत्री, जो कि मोरोपंत पिंगले थे उस समय के प्रधानमंत्री। कौन थे? मोरोपंत पिंगले। और अमात्य कौन थे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि आज हमारी निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, सचिव तीसरे नंबर पे, सेक्रेटरी बोल सकते हैं इसको आप, चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हैं आज के संदर्भ में। ये शाही पत्र व्यवहार को विभाग को देखने वाला था साथियों, शाही पत्र व्यवहार को देखने वाला था, दरबारी गतिविधियों को। और
दबीर या सुमंत कह सकते हैं आप इसे, दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर। आधुनिक संदर्भ में फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, सब समझदार हो आप लोग। और सरे नौबत, जब नौबत आने पड़ती है तो कौन याद आता है? जब नौबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, दिक्कत आए तो कौन याद आता है? सेना, आर्मी, चीफ कमांडर। तो कौन था? सेनापति, ये था। और वाक्यानवीस, वाक्यानवीस या मंत्री कह सकते हैं इसको, वाक्यानवीस या मंत्री। थोड़ा वाक्यानवीस या मंत्री, तो ये जो था साथियों मंत्री, ये दरबारी घटनाओं का डिटेल रखता था। दरबार में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किसके साथ में क्या क्या प्लान चल रहा है, ये सारे इतिहास जो लिखा जा रहा था ना, ये उसमें सारा रिकॉर्ड में रखता था। रिकॉर्डर का, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का हेड था कि क्या क्या गतिविधियां चल रही है, उसका हेड था ये। और जैसे कि संसद की कार्रवाई चलती है तो उसको रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ वो रिकॉर्ड पर रखी जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी दरबार में जो क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, मामला क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और क्या क्या स्वीकार किया जा रही है, सारी गतिविधियाँ रिकॉर्ड होती थी। उसका मंत्री, उसका प्रमुख जो कहलाता था वाक्यानवीस या मंत्री, दरबारी घटनाओं को मेंटेन करता था। और पंडितराव या दानाध्यक्ष, पंडितराव या दानाध्यक्ष था। और इसके बाद 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे सॉरी, और इसके बाद अंतिम था 8वें नंबर पे न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप आधुनिक संदर्भ में, है मैजिस्ट्रेट, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़ा सबसे न्यायाधीशों का भी सबसे बड़ा न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये न्यायाधीश था। हाँ, इनमें देखो ब्राह्मणों की करतूत, यहाँ बताता हूँ आप लोगों को, ब्राह्मणों की करतूत। ब्राह्मणों की करतूत क्या, कितने समझदार थे ब्राह्मण कि 8 अष्टप्रधान थे ना, 8 प्रधान, 8 पोस्टों के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा। ये लिखित में हुआ, पहला एग्रीमेंट हुआ, बाद में सपोर्ट किया इन्होंने, पहले एग्रीमेंट करवा लिया किससे? शिवाजी महाराज से, कि सारी जो मेन पोस्ट हैं 8 में से 7 की 7 वो रहेंगे ब्राह्मणों के कंट्रोल में, उसका जो लीडर रहेगा ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। और जो कि एक जो सबसे वैसी पोस्ट है जहाँ पर डू एंड डाई का होता है, सेनापति, यहाँ पर कोई भी अपॉइंट हो सकता है। कहाँ चला गया? सेनापति। इसको छोड़ करके यार हद होगी, मतलब डूब मरना चाहिए। सारे नौबत, मतलब मलाई खाएं हम, और जब नौबत आए तो सेना क्षत्रिय जाएगा वहां पर। क्या यार, देखो डूब के मरने वाली बात होगी। ब्राह्मणों की चाल देखो, कितनी प्लानिंग करते हैं आरामखोरी के लोग, नहीं रूढ़िवादी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। इसको किसी जात पात से या किसी संप्रदाय विशेष से ना जोड़ें साथियों। मैं यहाँ पर इस जो पॉइंट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उस पर बात कर रहा हूँ। फोकस यहीं पे रखो, जनरल समाज में मत जाओ अभी, ठीक है। तो 7 की 7 पोस्टों के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा, और एक जो सेनापति के ऊपर वहाँ क्षत्रिय को भेजोगे, वहाँ मरने का बारी आई, फिर जब फटती है तो सेनापति याद आता है। वैसे हम खाएंगे मलाई 7 की 7 पोस्टों पर ब्राह्मणों का कब्जा। यार हद होगी, बताओ। ये एग्रीमेंट हुआ पहले, बकायदा शिवाजी को माननी पड़ी इनकी बात, हद होगी, बताओ यार। तो ये मामला था। वाक्यानवीस हो गया, 7 की 7 पोस्टों ब्राह्मणों का कब्जा था। और साम्राज्य, साम्राज्य साथ ही वही बटा हुआ था। साम्राज्य, केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत बटे तरफ और महल में, जिनको डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप। प्रांत स्टेट, तरफ या महल तरफदार जिसका मालिक होता था मेन, तरफ या महल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बटे परगना में, परगना बोले तो तहसील, और मौज या ग्राम। सिंपल सी बात, सबको पता है। डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेना जो डिटेल में, ठीक है। ये मराठा चैप्टर हमारे यहाँ पर क्लोज हो जाता है साथियों। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी वगैरह आएंगे, वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसमें डिटेल पर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये भी, और भी लेंगे। इसको बहुत सारे युद्ध होते हैं, उनकी संधियाँ होती हैं, ये बहुत मैच मेकिंग के अंदर आते हैं आपके। 1 बाय 1 करके हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का कोई चीज़ समझ में ना आई तो साथियों आप अपने से पूछ सकते हैं। कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए, बेझिझक बेरोक टोक अपना टाइम को मैनेज करते हुए स्टडी में कंटिन्यू टाइम देते रहिए साथियों। तो साथियों फिर नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे हम आपसे, नए जोश और नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।